नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी जानते ही हैं, हमने भाई पहले डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और फिर रूरल मार्केटिंग। अब उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर। तो जो सीईटी मेंस के अंदर हरियाणा की इकोनॉमी या हरियाणा की अर्थव्यवस्था में जिस सब्जेक्ट या जिस सिलेबस को डिफाइन किया गया है, उसी आधार पर हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हैफेड के बारे में। यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हम उसी सिलेबस को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है और आपके सिलेबस या सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड के द्वारा डिफाइन भी किया गया है। तो चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम हैफेड के बारे में पढ़ेंगे भाई। हैफेड क्या होता है, हैफेड की फुल फॉर्म क्या है, सारी बातें आज हम जानेंगे और प्रयास करेंगे इस एक ही क्लास में हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने का जो एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं भाई। तो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये लोगों के हिसाब से जो हैफेड की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर दिया गया है। यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैफेड होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, हैफेड की जो फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसी को क्या कहा जाता है, हैफेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हो गई, हैफेड। तो यहां पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हैफेड की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये आप लोगों को अब पता चल गया होगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है भाई, तो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा राज्य सहयोगी आपूर्ति और मार्केटिंग संघ लिमिटेड। तो आपसे दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया किसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। तो यहां तक चीजें क्लियर। अब बात आती है कि जो ये हैफेड है इसका गठन कब हुआ था। तो यानी जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसी समय हैफेड का गठन हो गया था। तो इसके गठन के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, इसका गठन हो गया था। उसके बाद आपको बता देता हूं, यह भारत में सबसे बड़े सहकारी शीर्ष संघों में से एक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के सबसे बड़े सहकारी शीर्ष संघों में से एक कौन है, तो वो हैफेड है। ठीक है भाई, हिंदी में पूछे तो हरियाणा राज्य सहयोगी आपूर्ति और मार्केटिंग संघ लिमिटेड। उसके बाद देखते हैं जो विश्व स्तर पर किसानों और ग्राहकों की सेवा के लिए समर्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये विश्व स्तर पर किसकी सेवा के लिए समर्पित है, तो किसानों और ग्राहकों की सेवा के लिए समर्पित है। तो इसके अध्यक्ष हैं वो कैलाश भगत जी हैं। अगर हाल ही में चेंज हो गए हो तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि भाई पढ़ना आपको भी है। अध्यक्ष कभी भी बदला जा सकता है, क्या पता आज शाम को ही बदल दिया जाए या कल सुबह। तो ये जो फैक्ट होता है हमेशा ये लेटेस्ट के हिसाब से हमें देखना चाहिए इसको। ठीक है भाई, तो यहां तक चीजें क्लियर। अब इसका जो मुख्यालय है, आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है कि हैफेड का मुख्यालय कहां है। तो इसका जो मुख्य जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहां है भाई, वो है पंचकुला के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय इसका पंचकुला के अंदर है। समझ में आ गया भाई। यहां तक हमने यहां जाना कि एक कार्य क्या करता है। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहां है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्रयास रहेगा एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप लोग भी प्रयास करना कि भाई दिमाग को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करके क्लास को लगाना है। यानी कि मैं कहने का मतलब है कि भाई इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट आपको देखना है, समझना है और उसके बाद एनालिसिस करना है। सारी बातें आपकी क्लास में याद हो जाएंगी। तो आगे देखिएगा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी जो हेड ऑफिस है इसका, वो किस प्रकार से स्ट्रक्चरल यानी कि एक प्रकार से संरचनात्मक तरीके से डिवाइड है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां है, पंचकुला में। उसके बाद क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आती है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो उसके बाद इस प्रकार से सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिस प्रकार से हैफेड
ऊपर से नीचे तक संरचनात्मक तरीके से विभाजित हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। इसके बाद देखते हैं भाई, हो गया यहां तक सभी का। चलो इसके बाद जो हमारा पॉइंट रहने वाला है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी संगठन हो, ठीक है, कोई भी सहकारी संघ हो, उसके कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई कार्य जरूर होते हैं। तो उसी को आज हम देखेंगे कि हैफेड के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कृषि आदानों जैसे उर्वरक, कीटनाशक, प्रमाणित बीज आदि की आपूर्ति। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, हैफेड जो है इन सभी की आपूर्ति करता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन भी करता है। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि ये इनकी खुद की एक चीनी मिल भी है, तेल मिल भी है, कीटनाशक संयंत्र भी है, खुद के बिक्री केंद्र भी हैं और उर्वरक संयंत्र भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हो गया भाई, इनकी क्या करता है, ये आपूर्ति करता है। कृषि और संबंधित उत्पादों के विपणन यानी उसकी मार्केटिंग में प्रसंस्करण की व्यवस्था करना और संबंध सहकारी समितियों के कामकाज को सुगम बनाना। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया ये भाई। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हैफेड एक प्रमुख गतिविधियों में कृषि आदानों जैसे उर्वरक, कीटनाशक, प्रमाणित बीज आदि की आपूर्ति, खाद्यान्न की खरीद जैसे गेहूं, जौ, चना, धान, तिलहन आदि की खरीद और प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद विपणन और कृषि प्रसंस्करण में व्यवहार्य और कुशल सहायता प्रदान करके हरियाणा के किसानों के आर्थिक हितों की सेवा करना। तो ये सारे के सारे इसके क्या रहने वाले हैं भाई, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य या फिर हम कह सकते हैं कार्य रहने वाले हैं। तो ये हैफेड के मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसमें एक चीज निकल के आई भाई, उर्वरकों का जो एक प्रकार से वितरण का या इसकी आपूर्ति करवाने का, या कीटनाशक या प्रमाणित बीज, तो ये सारी चीजें ये वितरित करने की बात हो या फिर इनकी आपूर्ति की बात हो, तो ये सारे कार्य हैफेड कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने अपने खुद का भंडारण भी किया होगा और कहीं ना कहीं इन्होंने संयंत्र भी बनाए होंगे, तेल मिल भी होगी, चीनी मिल भी होगी, क्योंकि तभी तो ये उत्पादों को बेच पाएंगे, तब इनकी सारी चीजें अगर इनके पास अवेलेबल होगी। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार से वो काम करती है। तो आगे देखिएगा भाई, सबसे एक नई बात यहां पे निकल कर आई है इसके उद्देश्य में ही, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नीति। तो इसमें हम देखेंगे हैफेड गुणवत्तापूर्वक कृषि आदानों की आपूर्ति और प्रभावी विपणन सहायता और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के किसानों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह भी इसका एक कार्य है। उसके बाद देखेंगे यह अपने घरेलू और विदेशी ग्राहकों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले उपभोक्ता उत्पाद प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी कि मैं आपको यह कह सकता हूं भाई, इसके खुद के उत्पादन है, जैसे कि धान की जो किस्म होती है तो उसके लिए भी इसके खुद के उत्पादन आते हैं, चीनी मिल भी है इनकी खुद की, तो बहुत सारी कीटनाशक संयंत्र भी इनके खुद के हैं। तो सारी बातें अगर ये हैं तो ये उत्पाद भी बनाते होंगे और लोगों को प्रदान भी करते हैं। इसके बाद देखिए हैफेड का उद्देश्य है अपने सभी ग्राहकों को उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करके संतुष्ट करना है। हैफेड निरंतर सुधारों के माध्यम से सभी स्तरों पर अक्षमता और समर्पण को प्रोत्साहित करके अपने कृषि संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। हैफेड प्रासंगिक सिस्टम मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन और सरकार की सभी वैधानिक और नीतिगत आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, इसके कार्य है या इसके उद्देश्य है, क्योंकि इन सभी के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखिएगा खाद्यान्न भंडारण, यानी कि अगर कोई चीज का उत्पादन करेगा तो उसके भंडारण के लिए भी बहुत सारी जगह चाहिएगी। तो उस बारे में देखते हैं क्या रहने वाला है। खाद्यान्न भंडारण, वेयर हाउसिंग जिसको हम कहते हैं, वेयर हाउसिंग हैफेड की प्रमुख गतिविधि बन गई है। यानी भंडारण जो है हैफेड की एक प्रमुख गतिविधि है, इसका एक कार्य है। अपनी खुद की भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा बाहरी ग्राहकों वाणिज्यिक आधार पर भंडारण सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। इसका सीधा प्रभाव हैफेड की अन्य प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों जैसे खाद्यान्न की खरीद, इनपुट, भंडारण और आपूर्ति आदि पर पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा हैफेड को लगभग 2000 के निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया। भारत सरकार की निजी उद्यमी गोदाम योजना PEG 2008 के तहत हरियाणा राज्य में
39.56 लाख मीट्रिक टन गोदाम। तो ये सारे के सारे भाई आंकड़े जो लिए गए हैं ये इसकी ऑफिशियल साइट से लिए गए हैं, हैफेड की ऑफिशियल साइट से। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, उद्यमी गोदाम योजना यानी पीईजी 2008, ठीक है भाई, ये कब लागू हुई या किसके तहत हरियाणा राज्य में कितने मीट्रिक टन गोदाम जिनकी कैपेसिटी है भंडारण की, तो हो गई 39.56 लाख टन। इसके बाद देखिएगा भाई, उपभोक्ता उत्पादों का विपणन, यानी कि ये इस प्रकार के प्रोडक्ट भी बनाता है हैफेड जो उपभोक्ता को डायरेक्ट क्या किए जा रहे हैं भाई, वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी मार्केटिंग की जा रही है। उसके बाद देखिएगा, हैफेड उपभोक्ताओं के बीच अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए जाने जाने वाली कुछ शीर्ष ब्रांडों में से एक है। हैफेड के उत्पाद चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बेंगलोर में हैफेड के रिटेल आउटलेट्स कंसाइनी एजेंटों पर उपलब्ध हैं। हैफेड के उत्पाद केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ नेफेड दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति सहकारी समितियों आदि के खुदरा दुकानों के माध्यम से भी बेचे जा रहे हैं। तो ये इसके हो गए भाई खुद के क्या हो गए, एक प्रकार से प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद देखते हैं भाई क्या क्या रहने वाला है इसके अंदर, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी यहां से बहुत जबरदस्त प्रश्न निकल कर आएंगे। हैफेड के हरियाणा में कितने बिक्री केंद्र हैं, कितने कीटनाशक संयंत्र हैं, कितने एक प्रकार से पशु आहार संयंत्र है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले हम देखेंगे हैफेड राइस मिल्स, यानी कि चावल की जो मिल है हैफेड की जो खुद की है वो हरियाणा में कितनी है। तो देखिएगा, हैफेड की हरियाणा राज्य में रतिया, जाखल, कलायत, डांड, लाडवा, पिहोवा, रादौर, तरावड़ी, ढिंग, कालावाली और रानिया में 11 चावल मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि हरियाणा में हैफेड की कितनी चावल मिले हैं, 11। आपसे यह पूछ सकता है कौन कौन सी जगह है, तो आपको 11 की 11 जगह याद होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिएगा वो 11 जगह कौन सी है, रतिया, जाखल, कलायत, डांड, लाडवा, पिहोवा, रादौर, तरावड़ी, डिंग, कालामाली और रानिया। वर्ष 1972, 73, 75 के दौरान सहकारी विपणन समितियों से हैफेड द्वारा कुछ हैफेड राइस मिलों को स्थापित अधिग्रहण किया गया था। इन चावल मिलों की क्षमता 1.6 मीट्रिक टन से प्रति घंटा से भिन्न होती है। तो ये चीजें लिख रखी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे बेहतर अक्षमता उपयोग और लाभप्रदता के लिए 2005 में हैफेड राइस मिल्स को निजी मिल मालिकों के सहयोग से चलाने का निर्णय लिया गया। यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जो हैफेड राइस मिल्स थी उनको निजी मालिकों के सहयोग से चलाने का निर्णय कब लिया गया, 2004-5 में निर्णय लिया गया। और इन आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये जितने भी आंकड़े लिए भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, हैफेड की ऑफिशियल साइट से लिए हैं। ठीक है भाई, पूरा एक दिन लगा मेरे को पूरी ऑफिशियल साइट को पढ़ने में, उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, फिर हर एक चीज को खंगाल कर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हो गया भाई, राइस मिल्स को निजी मिल मालिकों के सहयोग से चलाने का निर्णय कब लिया गया, 2004-5 में लिया गया। टोटल कितनी राइस मिल्स हैं हरियाणा में हैफेड की, 11। कौन कौन सी जगह है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखेंगे एक राइस मिल जो तरावड़ी करनाल के अंदर है, तरावड़ी या फिर तरोरी जो करनाल में स्थित है, इसमें विशेष रूप से बासमती धान और अन्य समान किस्म के धान पर चलाई जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, एक विशेष हैफेड राइस मिल्स जो बासमती धान और अन्य समान किस्म के धान पर चलाई जा रही वो कहां है, तो वो कहां है भाई, वो है तरावड़ी या फिर तरोरी, जो कहां पड़ता है, करनाल में पड़ता है। ठीक है भाई, ऐसे धान से उत्पादित चावल उपभोक्ता पैक में बेचा जाता है और साथ ही विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है। हैफेड द्वारा 1970 में तरावड़ी में राइस मिल की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ये विशेष राइस मिल है भाई जो तरावड़ी में है, इसकी स्थापना कब की गई हैफेड द्वारा, 1970 में की गई थी। ठीक है भाई, मिल में समय समय पर उन्नयन किया जाता है। वर्ष 2012-13 में चावल मिल का आधुनिकीकरण किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं इस मिल का आधुनिकीकरण कब किया गया,
तो ये किया गया 2012-13 में। देखो भाई कितने परसेंट निकल कर आ गए हैफेड से। अब आपसे पूछ ले कि टोटल हैफेड की राइस मिल कितनी है, 11 है। आपसे ये पूछा जा सकता है भाई विशेष धान के लिए राइस मिल कहाँ है, तरावड़ी में, या फिर तरोरी में। कहां पड़ता है ये, करनाल में। कब इसकी स्थापना हुई, 1970 में। इसका आधुनिकीकरण कब हुआ, 2012-13 में। निजी मालिकों के सहयोग से राइस मिल को चलाने के लिए हैफेड में कब मंजूरी मिल गई, 2004-5 में। देखो भाई ये आ गया, ये सारे क्वेश्चन यहां से निकल कर आ चुके हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो सारे विद्यार्थी, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई आगे। अब मवेशी चारा संयंत्र या फिर पशु आहार संयंत्र भी हम कह सकते हैं। हरियाणा में हैफेड के 2 पशु आहार संयंत्र हैं। कैटल फील्ड प्लांट, आपसे एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता, तो देखिएगा यहां पर हरियाणा में हैफेड के 2 पशु आहार संयंत्र हैं। और कहां कहां है, एक रोहतक में है, सुर्खपुरा चौक है वहां पर, और एक सच्चा खेड़ा सिरसा में है। तो देखिएगा भाई दोनों के दोनों कहां है, एक सिरसा में और एक रोहतक में। अब हम देखते हैं ये पशु आहार संयंत्र, इनको कैटल फील्ड प्लांट भी बोल सकते हैं, मवेशी चारा संयंत्र भी बोल सकते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं जो कैटल फील्ड प्लांट रोहतक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा 1976 में रोहतक में 100 टीडीपी अक्षमता का कैटल फील्ड प्लांट स्थापित किया गया। कैटल फील्ड यानी कि पशु आहार संयंत्र या फिर मवेशी चारा संयंत्र, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, तीनों एक ही बात है। इसमें पशु चारा, पोल्ट्री फीड, पिगरी फीड, खनिज मिश्रण, ईंटें, सीरा, यूरिया ईंटें बनाने की सुविधाएं हैं। गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति में निरंतरता ने हैफेड कैटल फीड्स के लिए काफी ख्याति अर्जित की है। हैफेड ने वर्ष में मौजूदा संयंत्र को 150 टीडीपी अक्षमता से 300 टीडीपी तक विस्तार योग्य के लिए क्या किया है, तकनीक वाले नए संयंत्र में बदल दिया है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा पहला कैटल फील्ड प्लांट, जो कहां है, रोहतक में 1976 में बना। टोटल कितने हैफेड प्लांट है, हैफेड कैटल फील्ड प्लांट या फिर हैफेड पशु आहार संयंत्र कितने हैं टोटल हरियाणा में, 2। कहां कहां है, एक रोहतक में सुर्खपुरा चौक पर और एक सत्ता खेड़ा सिरसा में। ठीक है भाई, तो ये 2 हैं भाई। ठीक है, रोहतक वाला कब बना, 1976 में। और ये क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा विवरण भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे विद्यार्थी भाई। चीजें क्लियर, इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे देखिएगा जो पशु चारा संयंत्र सच्चा खेड़ा सिरसा, यहां देखिएगा भाई इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। हैफेड ने वर्ष 2001 में, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, देखो सबकी डेट दी गई है भाई, कब बना। हैफेड ने वर्ष 2001 में हरियाणा के सत्ताखेड़ा में सिरसा में 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का एक पशु चारा संयंत्र स्थापित किया। 2012-13 के दौरान मवेशी चारा संयंत्र सच्चाखेड़ा में 100.44 लाख का लाभ स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक है। तो आपसे पूछा जा सकता है इन सारी बातों के बारे में। तो भाई ये हो गई इसकी डेट, कब बना था ये, 2001 में। 2 कहां है, पशु चारा संयंत्र या फिर पशु आहार संयंत्र या फिर कैटल फील्ड प्लांट, तो एक रोहतक में और एक सिरसा में। रोहतक वाला कब बना, 1976 में, और सिरसा वाला कब बना, 2001 में। हो गया भाई सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो सारे विद्यार्थी इसका। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते चीनी मिल भाई। तो हैफेड की एक चीनी मिल भी है असंध के अंदर भाई। तो देखते हैं, हैफेड ने सहायक सह उत्पादन के साथ 2500 टीसीडी अक्षमता की एक चीनी मिल स्थापित की है और असंध में राज्य ग्रिड को निर्यात योग्य 2 मेगावाट बिजली की अनुमानित लागत है। वर्ष 2008 के दौरान 80 करोड़ गन्ना बुआई क्षेत्र की स्थापना के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि है। पराई स्तर 2013-14 के दौरान हैफेड चीनी मिल असंध ने 33.26 लाख क्विंटल की पेराई की। गन्ना ने 9.56% चीनी की रिकवरी के साथ हरियाणा सहकारी चीनी मिलों में दूसरा स्थान हासिल किया। हैफेड चीनी मिल असंध को भारत में स्थित सहकारी चीनी मिलों के बीच वित्तीय प्रबंधन में वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय स्तर के तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हैफेड की एकमात्र चीनी मिल कहां स्थित है, तो वो असंध के अंदर स्थित है। असंध कहां पड़ता है,
करनाल में। इसको तीसरे नंबर पर पुरस्कार कब मिला भाई? राष्ट्रीय स्तर पर 2013-14 में। किसके लिए? सहकारी चीनी मिलों के बीच वित्तीय प्रबंधन में इसको तीसरा पुरस्कार मिला राष्ट्रीय स्तर पर। कब? 2013-14 में। तो ये हो गया भाई चीनी मिल। तो आपसे पूछा जाए चीनी मिल कितनी है हरियाणा में? हैफेड की एक। कहां है? असंध में। कहां पड़ता है असंध? करनाल में। इससे आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सारे विद्यार्थी, इसका बहुत अच्छे फैक्ट हो रहे हैं भाई। इसके बाद देखेंगे हैफेड कीटनाशक संयंत्र, तो ये भी कहां है? तारोरी में। और तारोरी को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है तरावड़ी। इसी को क्या कहा जाता है? तरावड़ी। और ये तरावड़ी कहां है? ये तरावड़ी पड़ता है करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1974 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में हैफेड का कीटनाशक संयंत्र कहां स्थित है? तो ये तरावड़ी या तरोरी में स्थित है, जो कहां पड़ता है? करनाल में पड़ता है। और इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? 1974। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। हो गया सभी का? चलो भाई इसके बाद देखते हैं। यहां तक आई थिंक सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद देखिएगा हैफेड का एक हल्दी संयंत्र भी है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हल्दी संयंत्र यमुनानगर में कहां स्थित है भाई? तो ये रादौर में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है। हैफेड का एक खुद का क्या है? हल्दी संयंत्र भी है, जो हैफेड ने वर्ष 2009 में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ जिला यमुनानगर के रादौर में एक हल्दी संयंत्र स्थापित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है हैफेड का खुद का हल्दी संयंत्र कहां स्थित है? तो ये रादौर में स्थित है। रादौर कहां पड़ता है? यमुनानगर में। कब इसको बनाया, स्थापित किया गया? 2009 में। तो ये क्या है भाई? ये हो गया हल्दी संयंत्र। ये क्या हो गया? हल्दी संयंत्र। और कहां है ये हल्दी संयंत्र? तो ये हल्दी संयंत्र है रादौर में। रादौर कहां पड़ता है? रादौर पड़ता है यमुनानगर में। तो ये किसका हल्दी संयंत्र है? ये हैफेड का हल्दी संयंत्र है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। किसका हल्दी संयंत्र है? ये हैफेड का हल्दी संयंत्र। कब बना? 2009 में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं भाई। आगे देखिएगा हैफेड की एक आटा चक्की भी है भाई, खुद की आटा चक्की है। तो वो आटा चक्की के बारे में देखेंगे भाई। हैफेड में आटा चक्की कहां है भाई? ये भी तारोरी में है। तारोरी कहां पड़ता है? वही इसी को तरावड़ी कहते हैं, इसी को तारोरी कहते हैं। और ये पड़ता है करनाल में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है हैफेड की आटा चक्की कहां स्थित है? तो हैफेड की आटा जो चक्की है, हैफेड ने करनाल के तरावड़ी में 20 टीपीडी क्षमता की एक आटा चक्की स्थापित की है, जिसका उद्देश्य अपने ब्रांडेड उत्पादों की श्रृंखला में गेहूं का आटा और दलिया शामिल करना है। तो ये क्या हो गई भाई? ये हो गई आटा चक्की। और आटा चक्की किसकी? हैफेड की। किसकी भाई? हैफेड की। हैफेड की आटा चक्की, ठीक है। कहां स्थित है? तरावड़ी में। तरावड़ी कहां पड़ता है? करनाल में। कहां पड़ता भाई? ये करनाल में। इसी को क्या बोला जाता है? तारोरी बोला जाता है। तो ये हो गया भाई आटा चक्की के बारे में। इसके बाद देखते हैं भाई, इससे आगे है तेल मिल। हैफेड के अंदर 2 तेल मिल है भाई। हैफेड की खुद की 2 तेल मिल है, एक रेवाड़ी में और एक नारनौल में। तो जो रेवाड़ी के अंदर तेल मिल है भाई, यानी कि ऑयल मिल, वो कब बनी? 1986 में। आपसे पूछा जा सकता है भाई कितनी तेल मिल है? हैफेड तेल मिल। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हैफेड तेल या फिर क्या? ऑयल मिल। तो ये कब बनी भाई? ये बनी भाई, ये 2 हैं। 2 कहां कहां है? एक है रेवाड़ी में और एक कहां है? एक है नारनौल में। एक कहां है? नारनौल में। और रेवाड़ी वाली कब बनी भाई? रेवाड़ी वाली कंफर्म हो गई, ये बनी 1986 में। और अब देख लेते हैं इसके बाद। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो, इसमें एक्सेस दिया गया है जो आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है भाई। तो रेवाड़ी वाली कब बनी? 1986 में। ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद आगे देखते हैं जो नारनौल वाली है, ये कब बनी? 2003 में। नारनौल वाली है, ये कब बनी? 2003 में भाई। तो यहां पर सेकंड क्या हो गई? नारनौल वाली कब बनी? 2003 में। चीजें क्लियर भाई। हैफेड की 2 क्या है? ऑयल मिल है हरियाणा में, जिसको तेल मिल कह सकते हैं। एक रेवाड़ी में है, एक नारनौल में है। और रेवाड़ी वाली 1986 में बनी और नारनौल वाली 2003
2003 में बनी। तो ये चीजें क्लियर भाई, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी सभी को। तो इसकी एक्स्ट्रा डिटेल है जो आप पढ़ सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये महत्वपूर्ण हो। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। चलो भाई, ये हो गई तेल मिल के बारे में। अब देख लो भाई, ये भी पूछ सकते हैं। देखो, हैफेड को वर्ष 2003 में हरियाणा के नारनौल में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का एक आधुनिक कच्ची घानी सरसों का तेल मिल स्थापित किया गया था। आता ना कई बार आपने देखा होगा कच्ची घानी सरसों का तेल, ये बात जरूर दिमाग में आई होगी, एक आपको एडवर्टाइजमेंट में सुनने को मिलती है। ठीक है भाई, चलो इसके बाद देखते हैं बीज प्रसंस्करण संयंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई। हरियाणा में हैफेड का खुद का बीज प्रसंस्करण संयंत्र है, और जो कहां है संयंत्र, ये संयंत्र है भाई गन्नौर में। और गन्नौर कहां पड़ता है? गन्नौर पड़ता है सोनीपत में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, देखिएगा। राज्य के किसानों को अच्छी गुणवत्ता प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध कराने के लिए हैफेड अब बीज उत्पादन चैनल में प्रवेश कर गया और बीज ग्रेडिंग के लिए गन्नौर जिला सोनीपत में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बीज संस्करण प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया में भी है। हैफेड ने रबी 2010-11 के बुआई स्तर से गेहूं की किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया और बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाएगा। हैफेड रबी 2011-12 से किसानों को हैफेड के ब्रांड नाम से प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध कराएगा। तो भाई आपसे पूछा जा सकता है किस नाम से गेहूं के बीज उपलब्ध करवाएगा? हैफेड ब्रांड नाम से। समझ में आ गया भाई? तो ये हो गया, ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। हैफेड का बीज प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है भाई? हैफेड का बीज प्रसंस्करण संयंत्र तो ये स्थित है भाई कहां पर है? गन्नौर में। गन्नौर कहां पड़ता है? सोनीपत में। गन्नौर कहां पड़ता है भाई? गन्नौर पड़ता है सोनीपत में। तो देखो कितने सारे प्रश्न निकल के आ गए भाई। ठीक है, जब इसको प्रमुखता से दिया गया कि हम हैफेड के बारे में पूछने वाले हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसको बड़े विस्तार से पढ़ें। तो जितना प्रयास हो सकता था उतना बढ़िया प्रयास किया आप लोगों के लिए। और भाई जो भी बच्चा हमारे इस YouTube चैनल पर नया जुड़ा है उसे यही कहूंगा भाई, ठीक है, कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना एफर्ट आप इसको सब्सक्राइब करने में लगाएंगे या विश्वास के साथ इसको सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही विश्वास के साथ हम आपको एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा हमेशा प्रयास रहता आपको बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाएं। भाई फिर से वही कहूँगा, सिर्फ फेस पर और बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। जो पढ़ाया जाता है और जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका जायजा लीजिएगा और फिर आप किसी के साथ जुड़िएगा। तो अब आगे देखते हैं हैफेड बिक्री व लाभ के बारे में। तो टोटल ये ईयरली हैफेड के बिक्री व लाभ के बारे में बताया गया है। तो टोटल देखिएगा 2017-18 से लेकर 2021-22 तक। तो इसमें टर्नओवर दे रखा है और लाभ दे रखा है। तो हम इस टर्म के बारे में यानी इस एनुअल ईयर के बारे में पढ़ेंगे और एक इस एनुअल ईयर के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये भी पूछा जा सकता है लेकिन ये आप लोग याद करोगे। 2020-21 एनुअल ईयर में टर्नओवर था 16,608.62 और लाभ जो हुआ रुपए में 152.95 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। 2021-22 में कितने का टर्नओवर था? 17,727.94 करोड़ रुपए का और लाभ कितने का हुआ? 207.13 करोड़ रुपए का। तो इनमें से आपसे पूछ सकते हैं हैफेड का टोटल टर्नओवर कितना रहा 2021-22 में और लाभ कितना रहा। और देख लो स्रोत क्या है भाई, स्रोत खुद हैफेड की ऑफिशियल साइट है, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो समझ में आ गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर। तो ये हैफेड बिक्री व लाभ के बारे में था। तो इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे देखिएगा भाई, हैफेड के 35 बिक्री केंद्र है भाई। हैफेड के टोटल कितने बिक्री केंद्र है मैं आपसे यहां पर लिख देता हूं। हैफेड बिक्री केंद्र, हैफेड बिक्री, हैफेड बिक्री केंद्र, हैफेड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई ये, बिक्री केंद्र। तो टोटल हैफेड बिक्री केंद्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 35 है। देखो यहां पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ हैफेड सेल आउटलेट्स। आउटलेट्स का मतलब होता है भाई दुकानें, तो बिक्री केंद्र ही हो गए भाई। तो हैफेड बिक्री केंद्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, दिखाई नहीं दे रहा शायद, यहां लिख देता हूं हैफेड बिक्री
केंद्र। तो कितने हैं भाई टोटल? तो ये हैं टोटल 35 भाई। कितने हैं टोटल? 35। इसमें से 2 क्या है, एक चंडीगढ़ में है और एक दिल्ली के अंदर है। बाकी जो 33 है वो हरियाणा के विभिन्न जिलों में विद्यमान है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अंबाला के अंदर भाई सारे जिलों के दे रखे हैं, देख लो शुरू से लेके आखिरी तक। ये 16 हो गए भाई यहां तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से भाई। टोटल कितने हैफेड बिक्री केंद्र है? 35। 2 कहां है? एक तो चंडीगढ़ में है, ये कहां है भाई? एक तो हो गया चंडीगढ़ में, ठीक है भाई, और एक ये हो गया भाई 2 है चंडीगढ़ में। यहां पे देखो 2 दिए हुए हैं, एक ये वाला चंडीगढ़ में, एक ये भी कहां है? ये भी चंडीगढ़ में है, देखिएगा एक ये रहा, एक ये रहा, और जो ये वाला है ये है दिल्ली में। ये कहां है? ये है दिल्ली में। तो ये दिल्ली का हो गया। तो इस 3 को छोड़ के बाकी सभी हरियाणा के विभिन्न जिलों में विद्यमान है। तो ये देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। 3 आउट ऑफ एरिया हो गए हरियाणा से, मतलब वैसे तो हरियाणा में ही काउंट किए जाते हैं। हरियाणा में हैफेड बिक्री के अंदर आएगा तो 35 ही पूछा जाएगा, उत्तर मानेंगे। तो ये टोटल है 16, ये हो गए भाई, फटाफट से देखिएगा। उसके बाद देखो 16 से आगे 35 तक ये हो गए। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। टोटल बिक्री के अंदर पूछ लिया जाए हैफेड के 15, टोटल बिक्री के अंदर पूछ ले 15। 2 कहां है? चंडीगढ़ में, एक कहां है? दिल्ली में। और ये सभी की क्या है भाई? ये सबकी डिटेल दे रखी। टोटल 35 के 35 कहां कहां मौजूद है। हो गया स्क्रीनशॉट सभी का, समझ में आ गया। तो टोटल कितने बिक्री के अंदर है भाई? टोटल बिक्री के अंदर है 35 हैफेड बिक्री के अंदर। और इसके बाद अगर पूछा जाए इनकी डिटेल तो सारे यहां पर हैं। उसके बाद देखते हैं हैफेड की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जो वर्तमान के समय में रही हैं, उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, धान की खरीद खरीफ 2022-23 सीजन के दौरान हैफेड ने 19.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 33% है। तो यहां से देखो 2 क्वेश्चन निकल के आ गए बहुत जबरदस्त। एक तो ये आ गया कि हैफेड ने कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। तो कितने मीट्रिक लाख टन की खरीद की है? 19.52 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीद की है, जो कि प्रदेश की सभी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का कितने प्रतिशत है? 33% है। उसके बाद बाजरा व मक्का की खरीद, तो 2022 में हैफेड ने 803.82 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। तो ये धान के बारे में था, ये बाजरे के बारे में है। तो चीजें क्लियर भाई, यहां तक समझ में आ गया सभी को। इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे गेहूं की खरीद। तो गेहूं की खरीद में देखेंगे, रबी 2022 के दौरान हैफेड ने 17.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने गेहूं की खरीद की है? तो 17.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो कि प्रदेश की सभी एजेंसियों के द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 42.57% है। तो धान में हमने पढ़ा अलग से, अब गेहूं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गेहूं के बारे में पूछा जाए तो 17.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो प्रदेश की कुल एजेंसियों के द्वारा खरीद के मामले में लगभग कितना प्रतिशत है? 42.57% है। ठीक है भाई। हैफेड ने रबी 2021 के दौरान 36.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। ये 2021 के दौरान था। अब सूरजमुखी की खरीद के बारे में देखेंगे। तो 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान हैफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3.382 मीट्रिक टन और पॉइंट नहीं है भाई, ये 3382 मीट्रिक टन और 1888 मीट्रिक टन की सूरजमुखी की खरीद की है। यानी कि आपसे पूछ सकता भाई, सीक्वेंस वाइज दे रखा है और सीक्वेंस वाइज ही आपसे पूछ रखा है। 2021-22 में और 22-23 में पूछा जाए तो ये हो गया 21-22 में 3382 और 22-23 में क्या हो गया? 1888 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद की है। तो ये सभी इनके बारे में, इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे विद्यार्थी। उसके बाद देखते हैं उर्वरकों की आपूर्ति, यानी उर्वरकों की आपूर्ति भी किसका एक मुख्य कार्य है भाई? तो ये भी एक मुख्य कार्य है हैफेड का। देखिएगा, हैफेड ने यूरिया और डीएपी समय पर उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हैफेड ने वर्ष 2021-22 में 0.88 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.30 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की है। हैफेड द्वारा वर्ष 2022-23
यानी कि 31/10/2022 तक 0.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.46 लाख मीट्रिक टन डीएपी बेचा है। तो आपसे पूछ सकते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिया भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिया, और ये क्या हो गया भाई नीचे वाला डीएपी। समझ में आ गया भाई। तो आपसे पूछ सकते हैं यूरिया कितना, यूरिया हो गया 0.54 लाख मीट्रिक टन, और डीएपी कितना, तो डीएपी हो गया भाई 0.46। तो ये हो गया डीएपी, और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया यहां पर यूरिया। समझ में आ गया भाई, चीजें क्लियर। तो सारे पॉइंट आप लोगों के सामने है भाई। तो लगभग ये हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखते हैं भाई चीनी मिल असंध। तो वही चीनी मिल असंध के बारे में है। 2021-22 के दौरान हैफेड चीनी मिल असंध ने 34.31 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की तथा 8.42% चीनी की रिकवरी की। वर्ष 2021-22 में चीनी मिल असंध का 155.84 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। तो ये किसके बारे में है, चीनी मिल असंध के बारे में। इसके बाद देखते हैं भाई प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन। तो हैफेड ने वर्ष 2022-23 में 31/10/2022 तक के दौरान 1397.03 करोड़ रुपए के कारोबार तथा 56 करोड़ के लाभ के साथ 37,275.60 क्विंटल गेहूं के बीज की बिक्री की। तो ये सारे के सारे फैक्ट क्या हो गए भाई, इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन यानी इसकी मार्केटिंग की है। कितनी की है भाई, कारोबार कितने का रहा, 1397.03 करोड़ रुपए का कारोबार रहा, 56 करोड़ का लाभ रहा, और 37,275.60 क्विंटल गेहूं बीज की बिक्री की। अब उपभोक्ता उत्पादों का विपणन देख लेंगे। हैफेड द्वारा वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः 341.84 करोड़ रुपए, जिसमें 5.40 करोड़ रुपए के निर्यात शामिल हैं, तथा 356 करोड़ रुपए के उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री की गई। तो ये सारे के सारे भाई लेटेस्ट आंकड़े हैं, और ये हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण में आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या थे भाई, ये सारे आंकड़े थे। अब निर्यात के बारे में देखते हैं भाई, निर्यात के बारे में क्या क्या चीजें हमें मिलेगी। हैफेड ने 85,000 मीट्रिक टन बासमती चावल में से 20,000 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात का आदेश सुनिश्चित मर्सस सलेब बाबरकर सन्स कंपनी रियाद सऊदी अरब के साथ किया, और शेष 65,000 मीट्रिक टन बासमती चावल प्रगति पर है, जो कि जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये बासमती चावल का निर्यात किया गया किसके द्वारा, हैफेड के द्वारा। कहां कहां किया गया, किस किस कंपनी को, सारा बता रखा है। इसका निर्यात हो चुका है और इसका निर्यात प्रोसेस पर है। टोटल कितने मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात करेगी भाई, 85,000 मीट्रिक टन का निर्यात करेगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। इसके बाद देखिएगा हैफेड की कुछ नई परियोजनाओं के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं भाई। यहां पर देखो सारी चीजें आप लोगों के समक्ष हैं, देख लो। तेल मिलों के नारनौल और रेवाड़ी का आधुनिकीकरण और नई रामपुरा रेवाड़ी में तेल मिल की स्थापना। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में हैफेड की एक नई तेल मिल कहां बनेगी, तो रामपुरा में बनेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये नई परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है भाई। तो तेल मिल कितनी हो जाएंगी भाई, यहां पे देखिएगा। अब तेल मिल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर तेल मिल कितनी हो जाएंगी टोटल, तो देखिएगा तेल मिल यहां पर कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, क्योंकि एक कहां बन रही है, एक रामपुरा रेवाड़ी में भी बन रही है। ठीक है भाई, रामपुरा रेवाड़ी में। ठीक है भाई, चीजें क्लियर। तो ये एक नई परियोजना है। यहां पर देख लेते कहां आए हुए थे हम भाई। ठीक है, तो और नई रामपुरा रेवाड़ी में तेल मिल की स्थापना की है। ठीक है भाई। जाटूसाना रेवाड़ी में नई आटा मिल की स्थापना और मौजूदा आटा मिल तरावड़ी में है। तो यहां पर आटा चक्की भी कितनी हो जाएगी भाई, आटा चक्की भी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये नई परियोजनाएं हैं जो रनिंग में है। तो आपसे अगर तेल मिल के बारे में पूछा जाए तो तेल मिल टोटल कितनी हो गई, नई अगर पूछ लिया जाए कि नई कहां बनेगी, तो नई बनेगी रामपुरा में। और रामपुरा कहां पड़ता है, रामपुरा पड़ता है रेवाड़ी में। तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 3। टोटल कितनी हो जाएगी, 3 भाई। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार से आटा चक्की के बारे में पूछ सकता है। तो ये आटा चक्की कितनी हो जाएगी, आटा चक्की कितनी हो जाएगी टोटल, आटा चक्की। तो आटा
आटा चक्की कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी 2। और दूसरी कहाँ बन रही है भाई, ये देखेंगे हम, दूसरी बन रही है हमारी यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। दूसरी जो हमारी बन रही है, दूसरी बन रही है हमारी जाटूसाना रेवाड़ी के अंदर। कहाँ बन रही है, जाटूसाना रेवाड़ी के अंदर। ये मैं पहली पीपीटी पर ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। तो दूसरी कहाँ बनेगी भाई, दूसरी बनेगी जाटूसाना रेवाड़ी में। सेकंड कहाँ बनेगी, जाटूसाना रेवाड़ी। तो 2 आटा चक्की हो गई भाई, आटा चक्की मिल, ठीक है। 3 क्या हो गई, तेल मिल हो गई। इसके बाद देखते हैं नया क्या रहने वाला है, तो ये आप लोगों के सामने है। उसके बाद देखिएगा भाई, उसके बाद तरावड़ी में प्रतिवर्ष, उसके बाद देखते हैं भाई, तरावड़ी में प्रतिवर्ष 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले फोर्टिफाइड चावल कर्नेल यूनिट की स्थापना। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई तरावड़ी में क्या बनाया जाएगा, तरावड़ी में बनाया जाएगा एक फोर्टिफाइड चावल कर्नेल यूनिट, ठीक है भाई। कितनी अक्षमता वाली, तो इसकी अक्षमता रहने वाली है भाई, इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए आसान बना देता हूं, 1 सेकंड रुकिएगा भाई, इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूं भाई, ताकि आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती ना करो, सब चीजें तुम्हारे सामने हो, स्क्रीनशॉट भी ले सको तो अच्छे से ले सको, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये चीजें फिर समझ नहीं आती भाई। तो ये हो गया, ये देखिएगा भाई, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर। अब बिल्कुल क्लियर है ना। फर्स्ट में क्या हो गया, नई जो मील बन रही है, तेल मील रामपुरा रेवाड़ी में बन रही है, तो टोटल कितनी हो गई, अब टोटल हो गई 3। टोटल कितनी हो गई भाई, अब टोटल हो गई 3, टोटल 3 भाई। नई कहां बन रही है, रामपुरा रेवाड़ी में। जाटूसाना रेवाड़ी में नई आटा मिल की स्थापना, तो इसका मतलब ये कितनी हो गई यहां पर टोटल, आटा चक्की पूछ ले तो टोटल हो गई 2 भाई। अब उसके बाद क्या है, तरावड़ी में प्रतिवर्ष 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले फोर्टिफाइड चावल कर्नेल यूनिट। तो आपसे पूछा जा सकता है 50 मीट्रिक टन वाले अक्षमता वाले फोर्टिफाइड चावल कर्नेल यूनिट की स्थापना कहाँ होगी, तो ये कहाँ होगी भाई, इसकी स्थापना होगी भाई तरावड़ी में। तरावड़ी कहाँ पड़ता है, तरावड़ी पड़ता है करनाल में। तो ये नई परियोजनाओं में शामिल है। इसके बाद देखिएगा, इसको फिर से हम छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए भाई। थोड़ा विलंब जरूर होगा, समय लगेगा, लेकिन समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। एक बार इसका कहाँ गया भाई ये सिस्टम, तो ये हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी समस्या नहीं आएगी और दिखाई भी सब अच्छे से देगा, ठीक है। थोड़ा ज़रूर समय लगा, लेकिन हमने आसानी से इसको कवर कर लिया भाई, ठीक है। हो गया सभी का। अब देखते हैं, हैफेड द्वारा बड़ौदा, सोनीपत, रानिया, सिरसा, लाडवा, कुरुक्षेत्र, डांड, कैथल और रादौर में नई चावल मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो टोटल 11 थी, 4 का और निर्णय लिया, तो 11 + 4 टोटल कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी भाई, क्योंकि 11 चावल मिल थी, हम पढ़ चुके हैं। हैफेड द्वारा रादौर यमुनानगर में हल्दी प्लांट की स्थापना, तो ये हमने पढ़ लिया था। हैफेड कॉम्प्लेक्स कैथल में 5 टन प्रति घंटा क्षमता के साथ आधुनिक बीज प्लांट लगाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक बीज प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, हैफेड कॉम्प्लेक्स कैथल में। कहाँ भाई, कैथल में। तो देखो कितने सारे पॉइंट हमारे सामने निकल के आ गए। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल चावल मिल कितनी हो जाएगी भाई, तो राइस मिल 11 पहले थी और 4 और बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है भाई। तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 15। समझ में आ गया भाई। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर भाई, हो गया भाई। तो ये याद रख लेना भाई, यहाँ वाले जो पॉइंट है वो चेंज हो गए हैं, यहाँ वाले जो पॉइंट है वो क्या हो गए हैं बेटा, चेंज हो गई हैं, ठीक है। ये देखिएगा टोटल 11 दे रखी थी, तो इसमें डांड पहले से मौजूद है। अब ये समस्या ये आ रही है भाई, एक डांड कैथल में मौजूद है और एक डांड फतेहाबाद में भी है, तो थोड़ा डाउटफुल है इनका। आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे हम अच्छे से, तो आपको बता देंगे। 11 + 4 वो बनाने का हो गया, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। मज़ा तो आ रहा ना पढ़ने में, कितना सारा कंटेंट मिल गया आप लोगों को, ठीक है भाई। ये हो चुका हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया भाई।
अब उसके बाद ये भी हो चुका है। अब देखेंगे भाई हैफेड द्वारा एक मेगा फूड पार्क। ठीक है भाई, आपको बता देता हूं, हैफेड द्वारा औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी रोहतक में मेगा फूड पार्क की स्थापना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के तहत अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ की जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है हैफेड द्वारा कहां एक फूड पार्क की स्थापना की जा रही है? रोहतक में, आईएमटी में। ठीक है भाई, तो रोहतक में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी रोहतक में मेगा फूड पार्क की स्थापना किसके सहयोग से? ठीक है भाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के तहत, ठीक है भाई, की जा रही है। मेगा फूड पार्क योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अपेक्षित परिणाम किसानों के लिए बढ़ी हुई प्राप्ति, उच्च गुणवत्ता वाली प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण, अव्यय में कमी, उत्पादकों प्रोसेसरों की अक्षमता निर्माण और महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जन के साथ एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण। मेगा फूड पार्क आदर्श रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आईएमटी रोहतक में स्थित है, जो दिल्ली को रोहतक से जोड़ता है। आईएमटी पिछले लगभग एक दशक से पहले की कार्यरत प्रमुख उद्योगों के साथ पूरी तरह से विकसित है। तो राजमार्ग कौन से पर स्थित है? 10 पर स्थित है। आईएमटी में क्या बनेगा भाई? रोहतक आईएमटी में मेगा फूड पार्क किस योजना के तहत? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के तहत। अब उसके बाद देखेंगे भाई, उर्वरक आपूर्ति नीति 27/9/2013 को संशोधित। तो हैफेड ने इसको संशोधित किया भाई, और संशोधित करके ये बातें रहेंगी। देखिएगा, हैफेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उर्वरक की आपूर्ति में लगे इन सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए उर्वरकों की बिक्री पर वितरण मार्जिन में वृद्धि के लिए पैक्स और सीएमएस की लंबे समय से चल रही मांग को ध्यान में रखते हुए उर्वरक आपूर्ति नीति को संशोधित किया है। कब किया? 27/9/2013 को। तो ये सारी बातें दे रखी हैं भाई। आपसे पूछा जा सकता है हैफेड ने उर्वरक आपूर्ति नीति को कब संशोधित किया? 27/9/2013 को। समझ में आ गया भाई, कब संशोधित किया? 27/9/2013 को। इससे आगे पढ़ेंगे भाई, इससे आगे देखिएगा, श्री मुकुल कुमार आईएएस 14/4/2023 को हैफेड में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये याद रखना भाई, ये डाटा चेंज हो सकता है, तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मेगा फूड पार्क रोहतक में अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं के बारे में चर्चा करने के लिए 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली, भारत में उत्तरी क्षेत्र के सहयोग से हैफेड द्वारा एक विशेष गोलमेज कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता भाई ये कहाँ किया गया? तो ये सारी डिटेल आपके सामने। उसके बाद हैफेड ने 20 से 24 फरवरी 2023 तक दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी में पहली बार अपना प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर गुलफूड 2023 दुबई में भाग लिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई। ये तीनों पॉइंट करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा भाई, ये हैफेड के कुछ सहयोगी है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इफ्को, इसके बारे में आप बहुत बार पढ़ते होंगे। तो ये सहयोगी है भाई, ये देखिएगा, एक क्रिब्को, ठीक है भाई, एस। उसके बाद देखिएगा एनसीएमएसएल, इसको एनसीएमएल भी बोल देते हैं, एनसीडीएक्स, इनके बारे में सारी बातें आज हम पढ़ेंगे भाई। ये सारे के सारे क्या है? ये है हैफेड के सहयोगी। ये क्या है? हैफेड के सहयोगी, हैफेड के सहयोगी। समझ में आ गया भाई, सारी चीजें क्लियर यहां तक। तो इसके बाद देखते हैं भाई क्या क्या रहने वाला। इफ्को, इस इफ्को का जो गठन है ये 1967 में हुआ था, 3 नवंबर 1967 को। ठीक है भाई, फुल फॉर्म क्या हो गई? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, का पंजीकरण एक बहु-एक सहकारी समिति के रूप में किया गया। बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 व 2002 के अधिनियमन के साथ यह एक बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है। यह समिति प्रमुख रूप से उर्वरकों के उत्पादन और विपणन कार्य में संलग्न है। समिति के उपनियमों में सहकारी समिति के रूप में इफ्को की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया। तो गठन कब हुआ? 3 नवंबर 1967 को। फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 व 2002 के अधिनियम के साथ यह क्या है? एक बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है।
समझ में आ गया भाई। कार्य क्या करती है, यह उर्वरकों के उत्पादन और विपणन में कार्यरत है। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के सामने था इफको के बारे में। अब इस इफको के बारे में आपको बता देता हूं भाई, इसका जो मुख्यालय है इफको का वो कहां है, नई दिल्ली में। इफको का मुख्यालय पूछ ले, नई दिल्ली में। ठीक है भाई, कहाँ है इफको का मुख्यालय, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई, 3 नवंबर 1967 को। और इसका अध्यक्ष पूछ ले तो बलवंदर सिंह नकाई इसके क्या है, चेयरमैन है। बलवंदर सिंह नकाई क्या है, इसके चेयरमैन है। ये कभी भी बदले जा सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, जब भी लास्ट टाइम आप पेपर से पहले रिवीजन करो तो इनको सर्च जरूर कर लेना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के सामने। उसके बाद 1960 के दशक में देखो इफको का बीज भारत की धरती पर बोया गया। ये 1960 के दशक में दे रखा है। कभी ये सोचो कि सर 1967 में गठन हुआ, आपने 1960 ऐसे कहां लिख दिया, ये दशक की बात है। ठीक है भाई, ये एक प्रकार से दशक की बात है, यानी कि उस समय ये चीज आई जो भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फिर 1970 में क्या हुआ भाई, कांडला और कलोल में 2 अत्याधुनिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना इफको ने भारत में की थी। ठीक है, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो बन गया। ठीक है भाई, ये 1970 के दशक में हुआ। तो ये चीजें आप लोगों के सामने कहां कहां, कांडला और कलोल। उसके बाद देखते हैं कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको कहा जाता है क्रिब्चो, यानी KRI जो क्रिब्चो था हमारा। ठीक है भाई, KRI BHCHO। ठीक है भाई, ये था। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने पढ़ लिया तो इसके बारे में देखेंगे भाई इसमें क्या क्या है। तो इसका जो गठन है, ठीक है भाई, इसका गठन हुआ 17/4/1980 को। ठीक है, यानी कि 17 अप्रैल 1980 को। बहुत सारी जगह ये मई भी दिया मिलता है, लेकिन ऑफिशियल साइट पर 17/4/1980 है भाई। तो देखिएगा, क्रिप्को को बंबई हाई दक्षिण बेसिन से प्राकृतिक गैस के आधार पर हजीरा में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 17/4/1980 को एक बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में नियमित किया गया था। सोसाइटी ने 1985 में अपना अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित किया। तो ये था क्रिब्को के बारे में भाई। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं भाई। इसमें दे रखा, देखो भाई, ये यहां पर देखो दे रखा 4 मई 1980। मैं कहूँ था ना, ये विकिपीडिया के ऊपर ये डाटा थोड़ा गलत दे रखा भाई, तो इसको हम चेंज कर लेंगे भाई। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारी जगह थोड़ा डाटा गलत दे रखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भाई नोएडा में। ठीक है भाई, मुख्यालय पूछ ले, नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो चंद्रपाल सिंह क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं चंद्रपाल सिंह कौन है, इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय नोएडा यानी यूपी में। और ये सारी बातें आप लोगों के सामने। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला क्या था हमारा भाई, अगला था एस। ठीक है भाई, इसमें हम देखेंगे एस कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में। एस डेरिवेटिव एंड कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है भाई, एस डेरिवेटिव एंड कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड स्क्रीन आधारित ऑनलाइन डेरिवेटिव एक्सचेंज सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी गोल्ड हेज गोल्ड और सिल्वर, क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स के क्षेत्रों में ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करती है। एस डेरिवेटिव और कमोडिटी एक्सचेंज भारत में ग्राहकों में सेवा प्रदान करता है। तो ये हो गया भाई इसका थर्ड पार्टनर। ठीक है भाई, अब उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं भाई। फोर्थ हमारा हो जाता है NCMSL। ठीक है भाई, ये हो गया, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आपसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म ये रहेगी भाई, नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है भाई, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। तो इसका जो गठन है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2004 में। ये इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसने भागीदारी और शेयरधारकों को अपनी वस्तु श्रृंखला को बेहतर ढंग से समझने, व्यवसाय को बढ़ाने और प्रक्रिया में जोखिम कम करने का अधिकार दिया। तो ये सारी बातें किसके तहत आ जाएंगी, इसका फोर्थ पार्टनर है NCMSL। ठीक है भाई, नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद देखिएगा भाई, ये आखिरी इसका पार्टनर है NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। भारत में स्थित एक भारतीय ऑनलाइन कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका एक स्वतंत्र निदेशक मंडल है और कमोडिटी डेरिवेटिव में व्यापार करने के लिए बाजार सहभागियों के लिए कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह एक सरकारी कंपनी है जिसे 23 अप्रैल 2003 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया। 9 मई 2003 को व्यवसाय शुरू करने के लिए
अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसने 15 दिसंबर 2003 को परिचालन शुरू किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसने परिचालन कब शुरू किया, तो इसने परिचालन शुरू किया 15 दिसंबर को। 9 मई को क्या हुआ भाई, इसको अपना प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो ये अधिनियमित किसके द्वारा है, 23 अप्रैल 2003 का या फिर 1956 के अधिनियम के तहत। तो ये थे भाई सारा का सारा हैफेड भाई, हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो सारे विद्यार्थी भाई, ठीक है। ये इसके मुख्यालय के बारे में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है भाई। और इसके अध्यक्ष के बारे में यानी इसके एमडी के बारे में अरुणा रास्ते इसके क्या है, एमडी है। तो ये NCDEX है, यानी कि नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है भाई। तो ये हो गया आप लोगों के सामने, समझ में आ गया भाई, गठन दे रखा सारी चीजें। तो ये हैफेड का हमने ए से लेके जेड तक सब कुछ निचोड़ दिया भाई, ठीक है। तो ये था हैफेड भाई। प्रयास रहेगा ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा, या तो इंश्योरेंस करवाने वाला हूं मैं आपको, या फिर मैं अभी हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं मैं पहले भी करवा चुका था, अब दोबारा से उसको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। हरियाणा एग्रीकल्चर के बारे में मुझे करवाना है करंट के हिसाब से, और एक मेरे को करवाना हरियाणा बजट के बारे में। ये सब करवाने के बाद आपकी हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हरियाणा इकोनॉमी के बाद मैं आपको इंश्योरेंस करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको फर्स्ट एड करवाऊंगा। तो ये सब मैं आपको करवाने वाला हूं, बने रहिएगा मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। जितनी भी मेरी क्लासेज हैं, जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं 5 से 6, उसमें से मैं 3 कवर कर चुका हूं। वो सारे मैंने प्लेलिस्ट बना के लगभग 35 से 36 क्लास में करवा चुका हूं, इसी YouTube चैनल पर मौजूद है, तो आप उनको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाई आप लोगों को मैं पुस्तक के बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है भाई। ये हमारी पुस्तक रहेगी, जिन भी बच्चों को भाई हरियाणा जीके के लिए भाई तैयारी करनी है, तो ये हमारी रहेगी पुस्तक भाई, ठीक है। इस पुस्तक के बारे में आपको बता देता हूँ, मार्केट में अवेलेबल है हर जगह, और कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है भाई। आप लोग पढ़ोगे तो जान भी जाओगे। प्रयास रहेगा हमारा कि और भी बेहतर करेंगे, इससे भी अच्छा अगली बार अपडेट करके लेके आएंगे। तो ये बुक आप ले सकते हो, लगभग 300 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी। जिसको ऑनलाइन मंगवानी है, करंट अफेयर प्लस हरियाणा जीके 360 डिग्री 400 रुपये की आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नंबर पे कॉल, अपनी एड्रेस भेजना है 88,038 28,000 भाई। इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है, इसी नंबर पर आपको अपना एड्रेस भेजना है, और बुक आपके घर 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगी। तो ये था भाई हैफेड के बारे में कंप्लीट, मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो अभी भाई जाने का समय हो गया है, ठीक है भाई। चीज़ें क्लियर, आज के लिए इतना ही बेटा, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, टेक केयर।